हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इको हिल एग्री। तो ये हमारे एग्रीकल्चर बैच जो हमने स्टार्ट करा है, तो उसका फर्स्ट वीडियो आज होने वाला है। फर्स्ट वीडियो तो बाकायदा हो चुका है, जिसमें मैंने समझा दिया था कि एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। तो उसमें हमने 1 घंटे काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर करके बात करी थी, है ना। डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा चला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेने से पहले हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस प्लस अगर बात करें कि सिलेबस और यूपीएससी ट्रेंड जो है कैसे कैसे क्या क्या होगा, और फिर इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, और कैसे कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को सुधार पाओगे, 300+ मार्क्स आप कैसे गेन कर पाओगे, वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके वहाँ पे समझाया हुआ है। तो जाके पहले वो देख लो, ठीक है। उसके बाद आना यहाँ पे, फिर अच्छे तरीके से इसके बाद से फर्दर प्रोसीड करना। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारी पहली वीडियो है। तो अब हम कैसे करेंगे आगे, फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं पहले 5 मिनट्स में। ठीक है, हाँ। तो फिर देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि 1 मिनट, सबसे पहले हमने जाना सबसे पहले क्या जाना कि हमें एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में से जाना था। ठीक है, आज सेकंड वीडियो है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये समझाया कि ऑप्शनल एग्रीकल्चर को लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या सब कुछ, वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके ब्रेक डाउन करके डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम समझेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। ठीक है, कि किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें सेकेंड स्टेप में करेंगे। उसके बाद हम पकड़ेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, PYQ 2011 से लेकर 11 to 25। ठीक है, तो ये देखेंगे। ओके, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पे तो हमने सिलेबस देखा ना, यहाँ पे हमने सिलेबस देखा। ठीक है, तो अब हम डिसाइड करेंगे सिलेबस प्लस PYQ, इसके बेसिस पे टॉपिक डिसीजन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया था कल के वीडियो में, फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लो। ठीक है, हमने देख लिया था कि कितना वेग सिलेबस डाल रखा है यूपीएससी ने। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझने में ही टाइम लग जाएगा। ओके, तो अब मेरी बात को समझना, सिलेबस को समझना एक साइड, पीवाईक्यू को समझ के ये समझना कि क्या आ रहा है, सिलेबस में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीटेड है, कैसे क्या है, वो सिलेबस देखने के बाद, पीवाईक्यू देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को इंटरलिंक करके एक अलग से हम बनाएंगे सेशन। ठीक है, जिसमें हम टॉपिक डिसाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। ओके, कि किस में, जैसे फर्स्ट पेपर में एग्रोनॉमी है, फर्स्ट पेपर में ही इकोलॉजी एंड ईवीएस है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड ईवीएस है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने देख लिया पेपर 1 का सिलेबस, इकोलॉजी एंड ईवीएस का क्या सिलेबस बोल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट में समझेंगे कि पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 11 से लेकर आपका 25 तक में। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस प्लस पीवाईक्यू दोनों को मिक्स करके एक नया बनाएंगे अपना खुद का टॉपिक, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वो इररिलेवेंट है
हालांकि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है इरेलेवेंट कुछ नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू के फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा इरेलेवेंट है कौन सा रिलेवेंट है। ठीक है, तो देखेंगे है ना। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। पहले पेपर वन का एक एक सब्जेक्ट, यानी पेपर वन में टोटल 8 सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड में 7 सब्जेक्ट, यानी 8 + 7 15। ठीक है, तो टोटल 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमें 15 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट को पकड़ेंगे तो एक एक करके 8 का सिलेबस जो है, पूरा का सिलेबस प्लस पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी है, जो अपना टॉपिक हमने बनाया है वो सब खत्म करेंगे। उसके बाद पेपर 2 को पकड़ेंगे, फिर पेपर 2 का वैसे ही करेंगे, 7 सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस पीवाईक्यू से इंटरलिंक करके जो भी टॉपिक बनेगा वो खत्म करेंगे। ठीक है, और सब कुछ एक एक करके। ओके, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मतलब कि उसके बाद वैल्यू एडेड मटेरियल जो है सेम टॉपिक का, जैसे कि आज मैंने पढ़ा एग्रोनॉमी का राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन मैंने पढ़ा, तो पहले तो मैं वही पीवाईक्यू देखूंगा, फिर सिलेबस देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये आ रहा है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले हम खत्म करेंगे। यानी कि वहां पे मेरा 2 कवरेज हो गया। क्या कवर होगा, कवरेज दोनों होगा, यानी कि सिलेबस का तो हर एक पॉइंट कवर होगा ही, प्लस पीवाईक्यू साथ में ही पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, यानी आपको अलग से पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ दोनों होगा। वो कवर कर लेने के बाद क्लास के लास्ट में ये वैल्यू एडेड मटेरियल जो होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज करना पड़ेगा। मेहनत आपको करनी है, मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, कल मैंने क्या बोला था, अपन है वॉरियर्स, लड़ लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी आपको दिया जाएगा, आपको ये भी यहाँ तक बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग में कैसे क्या मतलब लिखना है, उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे, यानी कि सबसे बाद में करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर खत्म हो जाने के बाद रिवीजन सेशन आएगा, है ना, फिर आंसर राइटिंग सेशन आएगा, स्मार्ट राइटिंग। ठीक है, उसके बाद रिवीजन सेशन आएगा, फिर आंसर राइटिंग सेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, यहां तक भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में खुद से क्वेश्चन दिया जाएगा प्लस पीवाईक्यू। सबसे पहले तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि अपने से खुद से लिख के देखो कि इतना मैंने पढ़ाया, इतना आपने पढ़ा, इतना आपने मेहनत किया, कुछ फायदा हो भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो फिर पीवाईक्यू लिख के देखो। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे पर्सनली सेंड करो, या फिर मतलब जो भी है वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। जब टाइम होगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, पहले खत्म तो हो जाए। ठीक है, उसके बाद आंसर राइटिंग में पहले पीवाईक्यू देखेंगे, आप लोग खुद लिखोगे। ठीक है, फिर मैं खुद से हर एक टॉपिक का 5 to 6 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, 5 6 10 जो भी होंगे क्वेश्चन देंगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम लास्ट में, सबसे लास्ट में सारे पेपर्स का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, यानी कि 2 वीडियो आएगा, 10 घंटे का मैराथन या फिर 15-20 घंटे जितना भी हो। ठीक है, उतना घंटे का मैराथन आएगा रिवीजन पर्पस के लिए, बस पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, बस रिवीजन पर्पस। ठीक है, रिवीजन में मैं बताऊंगा कैसे करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, पैसिव रिकॉल करना है, इंडेक्साइजेशन अप्रोच लगाना है, या फिर कैसे ब्लैंक पेज जो एक्टिव रिकॉलिंग होता है वो करना है, कैसे क्या करना है वो बताऊंगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन लास्ट में आएगा क्वेश्चन गेसिंग, यानी अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, तो बने रहना, एक एक करके साथ में मिलके हम करेंगे, साथ में मिलके फोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आज क्या करना है वो देख लेते हैं। तो आज हमें करना है, हमने कल किया हुआ था एग्रीकल्चर का ऑप्शन, सॉरी एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, वो हमने कल बात की थी काफ़ी अच्छे तरीके से। आज हम करेंगे
ऑप्शनल पेपर 1, 2 पेपर है ना, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है, उसका सिलेबस। ओके, आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे प्लस ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, एक एक वर्ड को तोड़ के अलग करेंगे, ठीक है, देखिए कितना मजा आता है। ओके, कंडीशन यह है कि बने रहिए, बस बने रहिए, है ना। और फिर कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो वही पेपर 2 का आएगा, पेपर 1 हो गया, नेक्स्ट वीडियो पेपर 2 का आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ शेड्यूल में बता देता हूँ। आज आ गया पेपर 1 का डिस्कशन, 1 मिनट, हाँ, आज आएगा पेपर 1 का डिस्कशन, कल आएगा पेपर 2 का डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट डे आएगा आपको जो भी क्या बोलते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर खोल के आपको बकायदा दिखाऊंगा, एक वीडियो उसी का रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आ रहा है सारे क्वेश्चन, ठीक है, उसको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, थर्ड वीडियो उसका रहेगा। उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, एक एक करके ख़त्म करते जाएंगे, PYQ और प्लस इसके साथ, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं पेपर 1 को, लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 में जो है टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है EVS एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस जो भी है। उसके बाद है सबसे लेंथीएस्ट, वन ऑफ द लेंथीएस्ट जो है वो एग्रोनॉमी, फिर है एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर है वीड साइंस, सबसे इजी 2 से 3 दिन का क्लास है, बस उससे ज़्यादा का है नहीं, ठीक है। फिर सॉइल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, एग्रोनॉमी के बाद इसी का नंबर आता है पेपर 1 में, ठीक है। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, उसके बाद FMNRE, और फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब यहाँ पे एग्री इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के साथ साथ FMNRE लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मतलब कि F से फार्म मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, वही इकोनॉमिक्स का ही एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा है, आपको मुंहजुबानी याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, टंग पे होना चाहिए। आपको कोई उठा के भी 12 बजे रात को पूछे कि बेटा बाबू बताओ पेपर 1 में तुम्हारे ऑप्शनल का पेपर 1 जो है कितना सब्जेक्ट है, निकलना चाहिए फटाक से, 8 सब्जेक्ट है पेपर 1 में। पेपर 2 में कितना है, 7 सब्जेक्ट्स है। पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, EVS है, इकोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, दोनों एक ही है, ठीक है। वीड साइंस है, सॉइल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, FMNRE है, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ओके। अब कल मैं बात कर रहा था ओवरलैपिंग की, ठीक है, कि GS में, प्री में, GS बोलो तो मेंस, ठीक है, प्री में और ऑप्शनल में प्लस इंटरव्यू में पेपर 1 का क्या रोल है, ओके। GS पेपर में अगर देखेंगे तो हमारे GS पेपर 3rd होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, आ गया इन्वायरमेंट। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्री में है, प्री में आपको क्रॉप से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि एग्रोनॉमी में कवर होगा। प्री में बात करें तो 16-17 क्वेश्चन जो है ना, EVS से आते हैं, ठीक है। और प्री में भी कुछ कुछ जो रिलेटेड ट्रीज स्पेसीज हैं, ठीक है, वो आ जाता है। फिर बोला जाता है कि ये 3-4 नाम आएगा, है ना, जैसे कि लिख दिया ट्रिटिकम एस्टिवम और भी बहुत सारे क्रॉप्स का साइंटिफिक नेम लिख दिया, और फिर बोलेगा दिस इज एसोसिएटेड विद, फिर 4 ऑप्शन होगा आपका, सीरियल्स, प्लांट्स, ठीक है, फिर होगा एनिमल स्पेसीज, फिर होगा फंगी, है ना, तो ये सब होगा। तो आपको यहाँ से
लिंक हो जाएगा प्री में भी, ठीक है। फिर वीट साइंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो है आप इससे में भी एज ए एनेक्डोट यूज कर सकते हो, है ना, ये हो गया। फिर सॉइल साइंस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये आपका जीएस पेपर 3 में भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ज्योग्राफी में आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह हो गए ये सब। एग्री इकोनॉमिक्स आपका इकोनॉमिक्स में आएगा, मेंस में भी इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, प्री में भी पूछा जाएगा, ऑप्शनल तो पूरा का पूरा है ही आपका, ठीक है। और फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वो आपको इथिक्स में काम आएगा, वो आपको क्या बोलते हैं एसए पेपर में काम आएगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू में भी आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन काम आएगा। यानी कि अगर बात करें तो ओवरलैपिंग तो है भैया, है ना। ऐसे मैं ऊपर ऊपर से बातें नहीं कर रहा, मैंने आपको अभी प्रूफ भी दे दिया ना, ओवरलैपिंग तो है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, क्या ओवरलैपिंग है, वो सब आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, फिर उसको एक एक वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे, तो चलिए मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। और आप भी स्क्रीन पर देखो। और सबसे अच्छी बात, सबसे मतलब कि अच्छी बात ये होगी कि अगर आप एक मिनट, हाँ, अगर आपने पीडीएफ जो है सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपने प्रिंट आउट करवा के सामने रख लिया हो, ठीक है, फिर देखो, उसके बाद और दुगना मजा आएगा। उसमें कुछ कुछ लिखो, ठीक है, कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है। सबसे इसमें 7 to 8 टॉपिक्स है ना। सबसे पहला ईवीएस एंड इकोलॉजी, पहला टॉपिक, सॉरी पहला सब्जेक्ट पेपर 1 का, इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्स एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ओके। फिर है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर, किसका फैक्टर भाई, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का और क्रॉप प्रोडक्शन का, ओके। फिर देखते हैं एग्रो इकोलॉजी, उसके बाद है ये अलग टॉपिक है, ठीक है, इसी में आ गया, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न एज अ इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का इंडिकेटर, हाँ। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओके, एंड एसोसिएटेड हैजार्ड्स टू क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ओके। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओके। नेक्स्ट है एडवांस टूल्स, किसके लिए भाई, इकोसिस्टम एनालिसिस के लिए, फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग, आरएस एंड जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपने पढ़ा होगा अपने एग्रीकल्चर में, ठीक है, बीएससी ऑनर्स में। तो हमने पहले लाइन बाय लाइन पढ़ा, अब एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इकोलॉजी, यानी हमें इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक है, सबसे पहला इकोलॉजी है, फिर ईवीएस है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो इकोलॉजी के लिए इतना है, ठीक है, ईवीएस के लिए फिर इतना है ना। तो देखो इसलिए कुछ गैप है, ओके। देखो सबसे पहला है इकोलॉजी, और फिर बताना है इकोलॉजी क्या है, उसका कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है। और वो मैन बोलने का मतलब केवल आदमी नहीं, केवल मेल नहीं, यहाँ पे मैन बोलने का मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन से है, ठीक है। तो इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस पे सिग्निफिकेंस पूछ रहा है भाई, मैन पे, यानी कि ह्यूमन पे, हमारे नेचुरल रिसोर्स पे, ठीक है। फिर ये तो 2 हो गया। उसके बाद जब इकोलॉजी का रिलेवेंस इतना ज्यादा है, यानी कि एक मैन हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, ओके, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे है, ठीक है। तो यानी कि इकोलॉजी का रिलेवेंस, इकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो यानी इसका मतलब
कि हमें इसका मैनेजमेंट भी करना है, हमें इसका कंजर्वेशन भी करना है। तो कैसे कंजर्व करेंगे? अभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, ठीक है, मानसून बिगड़ा हुआ है, सारे क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स है वो बिगड़े पड़े हैं, ठीक है, जो प्रेशर सेल्स होते हैं वो बिगड़े पड़े हैं, वेदरिंग बिगड़ा पड़ा है, तो सब कुछ A to Z बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर हम मैनेज कैसे करें? यानी यहाँ पे आएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना है, यहाँ पे आएगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़े हो ना, ठीक है। तो इकोलॉजी का कैसा मैनेजमेंट? सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कैसा कंजर्वेशन? सस्टेनेबल कंजर्वेशन, ठीक है। तो वही कंजर्वेशन में दो आएगा, अभी बता देता हूँ ऊपर से। एक इन सिटू, यानी कि जहां पे है इकोलॉजी उसी में। फिर एक्स सिटू, यानी कि वहां से बाहर ले गए, और फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस के अंदर, यानी अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन आएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको कंजर्वेशन करना है, वो एक्स-2 कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि इकोलॉजी का ये सब पढ़ना है। और समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब इन्वायरमेंट यहाँ पे दो टाइप दिया हुआ है, दो टाइप का दिया हुआ है, देयर 2 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन इकोलॉजी। ओके, तो पहला फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब, सोशल इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का 2 टॉपिक है, ठीक है, 2 टाइप्स है, उसके बारे में बताना है। अब ये तो ठीक है, बताना है, लिखा है तो बताना ही है। अब क्या है, वो फैक्टर्स है, किसका फैक्टर्स है भाई? क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर्स है, क्रॉप प्रोडक्शन का फैक्टर्स है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में क्या अंतर है आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताओ, पॉज करो और कमेंट में बताओ, मैं तो बता ही दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मेरा प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है। भारत अगर अपना बस चले तो पाकिस्तान, चाइना सब भारत में इंक्लूड कर दे, है ना। तो ये क्या है, यूएन में चला जाएगा मेरा वीडियो। तो क्या है कि ये एक मिनट, ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर भारत बना रहे हो, मैप बना रहे हो, तो अंडमान निकोबार जो है और लक्षद्वीप वगैरह जो है, ये सारी चीजें बनाना है आपको मैप में, ठीक है। ये चीज छोड़ मत देना, ये सिली मिस्टेक्स है, ओके। तो इसमें क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि हर एक जगह, हर एक स्टेट में क्लाइमेट अलग है, हर एक स्टेट में आपको वेदर फिनोमेनन अलग है, हर एक स्टेट में आपको कहीं पे आपको क्या बोलते हैं, मैरीटाइम इफेक्ट दिखता है, कहीं पे इंटीरियर है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोई सब ट्रॉपिकल एरिया है, कोई अल्पाइन एरिया है, तो सब अलग अलग क्लाइमेट है ना भाई। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या अब चाहोगे कि सब जगह आलू ही उग जाए? आप चाहोगे सब जगह खरीफ जो खरीफ का राइस जो है वही उग जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पे, ठीक है, क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहीं पे गेहूं ज्यादा हो रहा है, कहीं पे आपका सीसीमम ज्यादा हो रहा है, कहीं पे पोटैटो ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कॉटन ज्यादा है, महाराष्ट्र साइड डेक्कन एरिया में कॉटन ज्यादा है ब्लैक सॉइल के कारण, ठीक है। तो वो ब्लैक सॉइल क्या है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, ओके। और सोशल इन्वायरमेंट क्या है कि आपकी जो हैबिटेट है, आप जो भी किसान फार्मर्स है, किसान भाई जो है वो कहाँ रहते हैं, वो उनका हैबिटेट हो गया, तो वो सोशल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। वो भी तो डिपेंड कर रहा है ना, हैबिटेट भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट में और क्या क्या आ जाएगा, फार्मर्स के पास पैसा कितना है, फार्मर्स है कैसा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो जाएगी। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन में वो एज ए फैक्टर कैसे काम करता है वो हमें पढ़ना है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यील्ड आ रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, कम है, कैसा है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। होप मजा आ रहा होगा सिलेबस समझने में, ठीक है। मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिए, है ना, और फिर कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, इकोलॉजी है क्या भैया, ठीक है।
पहले टॉपिक में ही। अब उसमें अगर हम एग्रीकल्चर जोड़ दें, उसमें अगर हम खुद से प्लांटेशन करने लगे, ठीक है, उसमें अगर हम लाइव स्टॉक पालने लगे, ठीक है, तो फिर एग्रो इकोलॉजी बन गया। तो उसका प्रिंसिपल, ठीक है, उसका प्रिंसिपल, उसका रिलेवेंस, अब ये भी इंटरलिंकेज है, ठीक है। उस ह्यूमन पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिलेवेंस क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो कैसे इस पे मतलब कैसे इसको इफेक्ट करेगा, वो चीज हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न। एग्रोइकोलॉजी होप समझ में आ गया हो। क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। क्रॉपिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और उसका प्रिंसिपल्स क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्रॉपिंग पैटर्न पूरे इंडिया में कैसे कैसे है ना, तो वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है क्रॉपिंग पैटर्न एज एन इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न अगर मोनोकल्चर हो गया तो इन्वायरमेंट, एक चीज समझना, क्रॉपिंग पैटर्न अगर मोनोकल्चर हो गया, ठीक है, मोनोकल्चर इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम जो भी है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको देखकर क्या समझ में आता है, इन्वायरमेंट पे कैसे इंपैक्ट डालेगा, यानी इन्वायरमेंट पे कैसे इंपैक्ट डालेगा, मतलब कि मोनोकल्चर है, मोनोक्रॉपिंग है, एक ही फील्ड में, बड़े से फील्ड में एक ही क्रॉप बार बार उगाया जा रहा है, हर सीजन एक ही क्रॉप उगाया जा रहा है, ठीक है, बस राइस का राइस, राइस 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 राइस, ये पूरा का राइस, ठीक है, पूरा सीजन भर राइस, है ना। तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल खत्म हो जाएगा, मतलब कि वीकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न से हम उसको एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं ना इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, ओके। इन्वायरमेंट में सॉइल भी आता है हमारा, इन्वायरमेंट में वाटर भी आता है हमारा, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को एज अ इंडिकेटर हम यूज करेंगे, फिर बताएंगे कि हमारा इन्वायरमेंट का हाल क्या है, ठीक है। फिर वहां से हम ये करेंगे हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल मैनेजमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर एक्सिटू या फिर इनसिटू कंजर्वेशन की जरूरत है, ठीक है। ये इंटरलिंकेज समझो, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, अब आ जाएगा हमारा इन्वायरमेंट, ईवीएस, पॉल्यूशन के बारे में बताना है, ठीक है। GS3 में भी आप पढ़ते ही हो, ठीक है, फिर प्री में भी आप पढ़ते ही हो, तो वही चीज है, ओके। फिर क्रॉप्स के लिए यहाँ पे एक एडिशनल चीज ऐड हो गया, क्रॉप्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए तो पढ़ते ही हो, ठीक है। क्रॉप और एनिमल और ह्यूमन तो एक ही हो गया, ठीक है। बेसिकली क्रॉप्स, तो जब पॉल्यूशन एक्सेस हो जाएगा, एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर जाएगा, तो फिर उसका हैजार्ड जो है वो कैसे क्रॉप पे इम्पैक्ट डालेगा, एनिमल पे इम्पैक्ट डालेगा, ह्यूमन पे इम्पैक्ट डालेगा, ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। यानी फिर देखेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट का, यानी इकोलॉजी का, ओके, हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। फिर क्लाइमेट चेंज में दो चीज़ें आती है, एक नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सेकंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कॉप आ जाएगा, UNFCCC आएगा, ठीक है, UNCBD आएगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये तो कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें भी मैं बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और प्लस कुछ ऐसे वैल्यू एडेड मटेरियल जो किसी के पास नहीं होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और लिटरली मैं बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी टॉपर्स हों सारे एग्रीकल्चर से ही हो,
ठीक है, तो उतनी ज्यादा हमें मेहनत करनी है ना, कि जो सक्सेस रेट है ना वो 7.9% जो हमने देखा था, सॉरी 7.2% शायद देखा था हमने, वो बढ़कर हो जाना चाहिए 50 to 100% के बीच में, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि सब पढ़े, ठीक है, सबका भला हो। ओके, आगे देखते हैं। फिर एडवांस टूल्स किसके लिए भाई? इकोसिस्टम एनालिसिस करना है, इकोलॉजी का एनालिसिस करना है, हमें इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना है। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, इन्वायरमेंट में क्रॉपिंग सिस्टम, इकोसिस्टम एनालिसिस में क्रॉपिंग सिस्टम का भी एनालिसिस होगा, इन्वायरमेंट का भी एनालिसिस होगा, एग्रीकल्चर इकोलॉजी का भी एनालिसिस होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके लिए क्या चाहिए? हमें एडवांस टूल्स चाहिए। ठीक है, जो हर वक्त बताता रहे कि आपके सॉइल में, यानी आपके इन्वायरमेंट में, आपके सॉइल में, आपके वाटर में इसकी कमी है। ठीक है, इसका जो अमाउंट है एडिक्वेट अमाउंट है। ठीक है, ये सब बताता रहे ताकि हम टाइम टू टाइम उसको रिक्लेमेशन करें या फिर मैनेजमेंट करें, कंजर्वेशन करें, जो करना है करें। तो उसके लिए एडवांस टूल्स की आवश्यकता होगी, नीड होगी। तो फिर क्या करना है भाई? तो एडवांस टूल्स लगाओ। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट दिया गया है, रिमोट सेंसिंग आरएस और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस। तो इन दोनों को हम काफी डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ईवीएस और इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, वन आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस हमने समझा, ब्रेक डाउन किया। बताओ, आप बताओ कि कैसा लगा ये, इसका ब्रेक डाउन कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एग्रोनॉमी। सबसे ज्यादा वेग जो सिलेबस है ना, इसका दिया हुआ है, कुछ क्लियर है ही नहीं। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, क्रॉपिंग पैटर्न इकोलॉजी ईवीएस में भी है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न अलग से दिया है। ओके, यहाँ पे समझना, यहाँ पे 1 मिनट कहाँ गया, हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न इकोलॉजी से रिलेट करके इंटरलिंक करके हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन से रिलेट करके हमें पढ़ना है। वही चीज मैंने बताया ना, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन कंट्री में कितना है और हर एक जगह कौन कौन से क्रॉप उग रहे हैं, हर एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन का फीचर्स क्या है, कहाँ पे है, किस स्टेट में लाई कर रहा है। ठीक है, और एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने स्टेट में है, फैला हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सबको जानेंगे। ठीक है, और फिर हर एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अकॉर्डिंग टू देयर फीचर कैसा क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए और अभी कैसा है। ठीक है, अभी जो है एट नाउ एट प्रेजेंट, अभी जो है उससे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि हम एक स्टेप बढ़ के पढ़ेंगे कि कोई ऑब्स्टिकल एग्जाम में हमें रोक ना पाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। ठीक है, यानी कि एक बात समझना, ये यील्ड के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और ये आपको फोटो पीरियोडिज्म हो गया या फिर ड्यूरेशन हो गया, है ना, लाइफ साइकिल हो गया, उसके बेसिस पे आपको दिया गया है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पढ़ना है, बताना है किस पे? क्रॉपिंग पैटर्न पे, वो भी स्पेशली क्रॉपिंग पैटर्न पे नहीं भैया, हमारे कंट्री में। ठीक है, डिफरेंट इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ से आ रहा है, गर्मी है, बहुत सारी चीजें हैं, मानसून डिले हो रहा है, मानसून पहले आ जा रहा है, पहले आ जाए बाहर आ जा रहा है, ये सब। ठीक है, यानी कि अब क्या है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न, जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न है, उससे शिफ्ट होने की आवश्यकता है। तो कैसा करना है भैया? तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लाना है, इस टाइप का कोई क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए। ओके, तो जो शिफ्ट हो रहा है ना क्रॉपिंग पैटर्न, एक तो आपका ये हो गया पॉइंट, एक तो एस्पेक्ट ये हो गया, एक अप्रोच ये हो गया कि क्रॉपिंग पैटर्न ऐसे शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा चीज, क्रॉपिंग पैटर्न एक और तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि अब जो है ना, राइस वगैरह से, राइस व्हीट यानी कि जो नॉर्मल स्टेपल फूड है, ठीक है,
उससे ज़्यादा किसान को, फार्मर्स को फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बात समझो, हाई से हाई यील्डिंग वैरायटी क्या बोलते हैं, सोइंग कर दिया गया है। ओके, टेक्नोलॉजी हाई पिक पे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द सेंस बोलने का मतलब कि जो इल्ड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो सब मैं बात कर रहा हूँ। सीड यानी कि इल्ड ज़्यादा होना चाहिए, फोर्टिफिकेशन वाले जो राइस वगैरह हैं वो। ठीक है, यानी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है वो चीज़ समझना। ठीक है, तो जो नेट सोइंग एरिया है, जो सोइंग एरिया है वो तो भाई फिक्स है ना इंडिया का, वो तो बढ़ने वाला नहीं है। अब और अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो खेत वाले जमीन है वो और घटते जा रहे हैं ना, यानी कि वो तो फिक्स है, एरिया फिक्स है हमारा। ठीक है, और उसी एरिया में वही चीज करते करते आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना, 2026 का जो 25-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, यही पॉइंट कि जो भी चीज हो रहा है ना, जो भी फायदा हो रहा है फार्मर्स को, जो भी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो स्टेपल फूड के कारण नहीं हो रहा है, वो तो उतना ही है। ठीक है, वो स्टेबल है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। तो बढ़ क्यों रहा है, फिर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ऑन जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बढ़ क्यों रहा है? तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया हुआ है कि क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। देखो यहां से मैंने लिंक किया क्या, इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक सर्वे को लिंक किया, बजट को लिंक किया। ऐसे ही इंटरलिंकेज चाहिए, ऐसे ही इंटरलिंकेज यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट से, है ना। तो क्या है, एक बात समझना, तो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, वो शिफ्ट हो रहा है। अब मैंने वही बताया, स्टेपल फूड क्रॉप से कांस्टेंट है, वो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ नहीं रहा है। जब उसका कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ कैसे रहा है भाई? तो बढ़ इसीलिए रहा है कि आप जो है क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट किए जा रहे हो। कैसे? देखो, स्टेपल फूड को हटाकर बहुत कोई मशरूम कल्टीवेशन में शिफ्ट हो रहा है, एक बात। दूसरी, हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट हो रहा है, और भी बहुत सारे अलग अलग जो वेराइटीज है, अलग अलग स्पेसीज है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के, उस पर शिफ्ट हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बात समझ में आई। तो दो एस्पेक्ट हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्टिंग का। ठीक है, तो उस शिफ्ट पे सबसे पहले तो हमें पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है भाई। ठीक है, फिर देखना है जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है। ठीक है, दो अप्रोच हमने देखा, तो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस पे हाई यील्डिंग क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का क्या इंपैक्ट है। ठीक है, हो समझ में आ गया होगा। सिलेबस मेन चीज है ना, सिलेबस ही बहुतों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब बंदा इंटरलिंक कैसे करे, अभी बताओ इंटरलिंक कैसे करे, नहीं कर पाएगा ना। तो देखो, नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम और फिर फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसमें ज़्यादा समझने को है नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न अलग से है, क्रॉपिंग सिस्टम अलग से है, फार्मिंग सिस्टम अलग से है, इसका डिफरेंस भी देखना है हमें। ठीक है, फिर है कि ऑर्गेनिक और प्रिसीजन फार्मिंग, एक हमने क्या किया था, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ईवीएस एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इससे लिंक करना है क्या, प्रिसीजन फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वन ऑफ द मेजर अप्रोच है। ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग, तो वही चीज है, यानी कि हमें क्यों, एक चीज समझना, क्रॉपिंग पैटर्न भी और फिर इकोलॉजी भी, हमारा इन्वायरमेंट भी, सब कुछ तो इन्वायरमेंट है ना, सॉरी, और फिर क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, ये भी तो इन्वायरमेंट के अंदर आता है ना। तो क्या है कि इसमें भी हमें जब इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है तो क्या हम फार्मिंग को, एग्रोनॉमी को, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बनाना चाहिए? इट शुड बी। ठीक है, तो वही चीज है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रिसीजन फार्मिंग। ओके, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी है सुभाष पालेकर साहब का। ठीक है, सुभाष पालेकर जी का, और फिर पीएम ने भी हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो उन्होंने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा दिया है, नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ावा दिया है। उन्होंने कोर्स बोला था, अभी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स अगर जैसे एक होता है ना कि ये मेरा आंसर शीट हुआ, ठीक है, 10 मार्कर आया है,
तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा ये बॉडी पार्ट है, फिगर वगैरह बनाया, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया, मैप बनाया, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना दिया, है ना। तो अब लास्ट में कंक्लूड चाहिए, कंक्लूड करना है आंसर को, कंक्लूजन चाहिए। तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है ना, पीएम का कोर्स चिपका दो, आपका घटेगा नहीं नंबर, आपका 0.5 जो है वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही डेली क्या है, हर एक सब्जेक्ट में जैसे जैसे वीडियो आएगा कुछ कुछ मैं टिप्स देते जाऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। कंक्लूड आप कोर्स से भी कर सकते हो। ओके, फिर देखो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है वो करना है, वो याद करना है हमें, ठीक है, समझना है। सीरियल्स का इम्पोर्टेंट सीरियल्स, है ना। अब इम्पोर्टेंट सीरियल्स तो बहुत है ना, अब कैसे समझ में आएगा कौन सा सीरियल्स का पढ़ना है, तो ये समझ में आएगा बाय द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। ओके, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, सेम ऐसा ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, है ना। टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन परफेक्ट होगा, ठीक है, परफेक्ट होना मांगता है अपन को, है ना। सीरियल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स, सब पढ़ना है, लेकिन सब का सब नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू से पता चलेगा, ठीक है। तो हमने दो सब्जेक्ट को काफी अच्छे से ब्रेक डाउन किया, कौन कौन सा, ईवीएस इकोलॉजी, दूसरा एग्रोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाया जा, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। पहला टॉपिक है, पहला सिलेबस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर्स और स्कोप, किसका भाई, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, ठीक है, सच एज सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट्री। ओके, ठीक है भैया, आगे देखते हैं। प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, उसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये अलग अलग टॉपिक है, मैंने 3 में ही क्लासिफाई कर दिया, ये अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इतना हुआ, ठीक है। सेकंड टॉपिक प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। थर्ड है आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फोर्थ है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है। फिफ्थ है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ओके, ये तो ईवीएस में ही कवर हो जाएगा, इंटरलिंकेज, ठीक है, एक से टू इन से टू वही चीज है। तो देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या चीज है कि फॉरेस्ट प्लांटेशन, सबसे पहले तो उसके बारे में बताना है, वो है क्या, फिर उसका टाइप्स, हालांकि कुछ टाइप्स दे दिया है, सोशल फॉरेस्ट्री दिया है, एग्रो फॉरेस्ट्री दिया है, नेचुरल फॉरेस्ट दिया है, यानी कि 3 टाइप दे दिया है, ठीक है। अब इसके टाइप्स का, अब इसका नहीं बताना है भाई, इसका भी अलग से पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल, इसका स्कोप, इसका फीचर्स अलग से पढ़ना है, लेकिन मेन सिलेबस में क्या डिफाइन है कि फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का टाइप्स जो है, यानी कि ये तीनों जो है, इसका स्कोप और इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये पढ़ना है। होप समझ में आ गया हो, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा का शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का, उसका जो टाइप्स होगा, उसका फीचर, उसका स्कोप पढ़ना है। ओके, बस लिखने के लिए स्कोप और फीचर दे दिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फॉरेस्ट प्लांट, ठीक है, फॉरेस्ट प्लांटेशन जो होगा, अब उसमें प्रोपेगेशन कैसे होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, सेक्सुअल प्रोपेगेशन होगा, कैसे होगा, वो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। जैसे होता था ना, हम लोग पढ़ते थे सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, वो चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ एक्ट के बारे में जो है हम जानेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडेड मटेरियल में वो चीज अगर जाएगा ना, एक्स्ट्रा वेटेज ऐड करेगा आपके आंसर में, ठीक है। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री और फिर वैल्यू एडिशन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें एग्रो फॉरेस्ट्री में। उसके बाद वैल्यू एडिशन, ओके, वैल्यू एडिशन क्या है, वैल्यू एडिशन मतलब कि जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, उसमें कैसे कुछ वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, वो सब
वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स वगैरह जो है, वनस्पतियां हैं, ठीक है, तो उसका कंजर्वेशन, प्लस जो फौना है, जो एनिमल्स है, उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्ट्स वगैरह आएंगे, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद सबसे छोटा टॉपिक, छोटू मोटू टॉपिक, प्यारा सा, वीड साइंस, ठीक है। इसमें वीड बोलते ही आपके पास ये होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए 10 वीड्स का नाम प्लस उसका साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम फेंक के मारू, ठीक है, साइनोडोंडेक्टाइलॉन, ठीक है, अवेना फतुआ, ये सारी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, सब मैं इसमें बताऊंगा, फिकर नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले वीड्स, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ वीड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर डिसेमिनेशन एंड एसोसिएशन विद वेरियस क्रॉप्स, उसके बाद देयर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, यानी कि बेसिकली बात करें तो वीड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो वीड्स, उसका प्रिंसिपल, ओके, ये पढ़ना है। फिर वीड्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो पढ़ना है। वीड्स का कुछ एडवांटेज होगा, वो पढ़ना है। वीड्स का कुछ, एक मिनट, वीड्स का कुछ एडवांटेज होगा, वो पढ़ना है। वीड्स का कुछ डिसएडवांटेज होगा, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमें वीड्स का डिसेमिनेशन, यानी कि वीड्स का जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह डिसेमिनेट हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, क्या वेक्टर्स होते हैं उसको ले जाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर क्या है, बहुत सारे जो वीड्स हैं, ठीक है, वो सिमिलर दिखते हैं, ओके। जैसे एक वीड का नाम है गेहूं का मामा, आप बताओ इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है। तो गेहूं का मामा जो है, एक मिनट, जो गेहूं का मामा है वो गेहूं की तरह ही सेम दिखता है, ठीक है। कैसे पता करना है, क्या करना है, वहां पे मैं क्लियर करूंगा, वो पढ़ना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, वीड्स का जो सीड है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक सीड से 10,000 सीड बन जाता है, ओके। फिर है कि कंट्रोल ऑफ वीड्स, इसका 3 टाइप्स दिया है, 3 तरीका दिया हुआ है, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो वीड्स में कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें अच्छा खासा है। तो इसमें सॉइल साइंस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दोनों एक ही में है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल देखेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, कोई भी एग्रीकल्चर में 3 टाइप का प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब सॉइल फॉर्मेशन होगा तो होइजिन के फॉर्म में होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। फिर कौन कौन से फैक्टर डिटर्मिनेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, सॉइल कैसा फॉर्म होगा, ठीक है, कोर्स सॉइल फॉर्म होगा या फिर फाइन सॉइल फॉर्म होगा, कैसा सॉइल फॉर्म होगा, ब्लैक सॉइल फॉर्म होगा कि किस टाइप का सॉइल फॉर्म होगा सॉइल, ठीक है, वो सारी चीजें, फैक्टर्स। फिर सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने टाइप का सॉइल है, इसी में एक आता है आपका, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, इसी में आपका आता है सॉइल ऑर्डर, ठीक है, वो भी पढ़ना है, ओके। तो सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया में किस किस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, सॉइल ऑर्डर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी यहाँ पे सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ एक और चीज पढ़ेंगे, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी को या फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी को, उसको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स का क्या रोल है, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, उसका क्या रोल है, वो चीज पढ़ना है। अब प्लस सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट और सॉइल का मिनरल्स, ये अलग से तो पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
फिर है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब दो चीज पढ़ना है ना, सॉइल साइंस और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सॉइल साइंस तो हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी का प्रिंसिपल भी पढ़ना है, मैंने क्या लिख दिया पहले ही, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉइल साइंस। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे आते हैं, यानी कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, किसको बोलते हैं। 17 होते हैं या 18 होते हैं। आर्नोल्ड एंड स्टाउट्स ने क्या दिया था, क्या बताया था बेसिकली, ठीक है, उस सबको हम जानेंगे, ठीक है। फिर है कि बेनिफिट, यानी कि क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो सॉइल में, वही चीज है, ठीक है। और फिर प्लांट्स में जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं सॉइल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, उसमें सॉइल में से आउट ऑफ दैट एलिमेंट्स, आउट ऑफ दोज मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, प्लांट्स को कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो पढ़ना है। फिर सॉइल फर्टिलिटी का प्रिंसिपल्स पढ़ना है, वो तो हो गया। फिर सॉइल टेस्टिंग पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है, वो कैसे होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, वो सारी चीजें हम एक एक करके इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, ठीक है, यानी कि सॉइल टेस्टिंग होगा, फिर आपका रिपोर्ट आएगा, फिर पता चलेगा कि आपके सॉइल में किसकी किस चीज की कमी है, ठीक है। उस चीज के अकॉर्डिंग आपको दवाई रिकमेंड की जाएगी, जैसे कि आपकी बॉडी होती है, ठीक है, आपकी बॉडी का चेकअप, फुल चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बाद में पता चलता है, रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, क्या रिपोर्ट आता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, तो आपको एनीमिया हो गया है, यानी कि आपको आयरन, ठीक है, फोलेट वगैरह जो है, फोलिक एसिड जो है, वो खाने की ज्यादा आवश्यकता है। तो यानी कि रिकमेंडेशन कैसे आया, आपका टेस्टिंग हुआ, रिपोर्ट आया, टेस्टिंग हुआ, रिपोर्ट आया, ठीक है, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ना है, या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ही सब आ गया, ठीक है। फिर सॉइल में नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो पढ़ना है। फिर नाइट्रोजन, इसी से रिलेटेड एसोसिएटेड टॉपिक है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। यहाँ पे बस लिखने के लिए लिख दिया है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, लेकिन अगर पढ़ना होगा तो फास्फोरस भी क्यों ना पढ़ें, पोटेशियम भी क्यों ना पढ़ें, ठीक है। फास्फोरस यूज एफिशिएंसी, पोटेशियम यूज एफिशिएंसी नहीं आएगा, पढ़ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात समझना, पढ़ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आएगा तो मैं एज अ वैल्यू एडिशन किसी क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूं, उसको इंक्लूड कर सकता हूं, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि औरों से बेटर बनना है ना मुझे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन सबमर्ज्ड राइस सॉइल, ठीक है, जो राइस सॉइल है ना। अब राइस भी अगर हम बात करें तो सबमर्ज्ड सॉइल में भी होता है, ठीक है, अपलैंड सॉइल में भी होता है, लोलैंड सॉइल में भी होता है, बहुत टाइप के राइस उगाए जाते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें से ही सबमर्ज्ड राइस सॉइल जो होते हैं, यानी कि वैसे सॉइल जहाँ पे राइस, सबमर्ज्ड टाइप का राइस उगाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या होता है, क्या नहीं होता, वो पढ़ना है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है सॉइल में, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़ लेना है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हो, साथ में कार्बन साइकिल, साथ में फास्फोरस साइकिल, पोटेशियम साइकिल, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, कार्बन साइकिल सब पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफिशिएंट फास्फोरस और पोटेशियम यूज, ये पढ़ना है। उसके बाद जो सॉइल होते हैं, मोनोकल्चर हो रहा है, ठीक है, और हेवी, वो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर आप उसमें दे दिए, अप्लाई कर दिए, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है सॉइल में सॉल्टेशन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम देखा जाता है। एसिडिक हो जाएगा सॉइल, ठीक है, अल्कलाइन हो जाएगा सॉइल, यानी कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरा सॉइल, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ना है। फिर उसको रिक्लेम कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, पहले जैसे कैसे करना है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। फिर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, इन्वायरमेंट याद करो, ठीक है। फिर सॉइल फैक्टर्स को हमें इंटरलिंक करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, ओके, कि सॉइल कैसे इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस के गैस इमिशन को, क्योंकि मीथेन वगैरह कहाँ से निकलता है भाई, राइस के फील्ड से, है कि नहीं, यानी कि मीथेन कहाँ से निकलेगा, सॉइल से ही निकलेगा।
अब वही चीज हमें करना है कि ग्रीन हाउस जो गैस इमिट हो रहा है, ठीक है, उसमें सॉइल कैसे हेल्प कर रहा है, सॉइल कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब इसमें हमें देखना है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। फिर है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। फिर प्लांट प्रोटेक्शन में आएगा तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही सॉइल कंजर्वेशन में आएगा तो इंटीग्रेटेड, या फिर सॉरी वाटर कंजर्वेशन में आएगा तो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ना है, ओके। और सॉइल में तो वो हो ही गया ना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसमें सॉइल का भी तो फैक्टर आता है ना क्रॉप के साथ साथ, ओके। उसके बाद सॉइल इरोजन पढ़ना है, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंजर्व करना है सॉइल को, वो पढ़ना है। फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वो पढ़ना है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, ठीक है, ऐसे इरिगेटेड, ये सब जो है वहाँ पे पढ़ना है। फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, वो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। फिर टेक्नोलॉजी किसके लिए भाई, ऊपर भी हमने एक टेक्नोलॉजी पढ़ा था, रिमोट सेंसिंग और GIS, ठीक है, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। टेक्नोलॉजी क्या भैया, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेनफेड एरिया में, वही ड्राईलैंड रेनफेड दो टाइप का होता है, ठीक है, उसमें कैसे स्टेबलाइज करें, तो उसके लिए जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो पढ़ना है ना। तो अगर डीप में जाए तो रिमोट सेंसिंग भी वहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है, तो उसका इंटरलिंकेज यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज करना है, रीड लेस, एक मिनट, कल ही मैंने बताया था, रीड लेस यूज मोर, ये बतेरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, कितना ये करोगे, ठीक है, ये चीज हमें फॉलो करनी है पूरे अपने प्रिपरेशन जर्नी में, ओके। फिर वाटर यूज एफिशिएंसी है, WUE, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन से कैसे रिलेटेड है, कैसे इंटरलिंक्ड है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग पढ़ना है ना, कब कब इरिगेशन करना है, कितने दिन पे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इरिगेशन शेड्यूलिंग बनाता कौन है, कैसे करता है, कौन इसके पीछे है, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, करवाता है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। फिर वेज एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर, समझ में ये आ गया होगा, ठीक है, कि कौन सा तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं जिससे हम जो सॉइल रन ऑफ होता है उसे रिड्यूस कर पाए। सॉइल रन ऑफ से क्या होता है, एक तो वाटर लॉस होगा, ठीक है, ऊपर से वो होरिजन खत्म हो रहा है, ठीक है, ऊपर से जो भी सॉइल का जो प्रोडक्टिव क्रस्ट लेयर होता है, जो फर्टाइल होता है, वो खत्म होते जाएगा, ठीक है, सॉइल इरोड होगा। तो बेसिकली वहाँ पे हमें ये चीजें, ये रास्ता, मतलब कि इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे वहाँ पे काम आएगा, और फिर कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज एंड मीन्स है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम रन ऑफ रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है इसी में, इसी सब्जेक्ट में आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन में ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, सेम चीज है, इंटरलिंक करना सीखो। रन ऑफ कब होगा, जब सरफेस इरिगेशन होगा तब रन ऑफ होगा, ठीक है, जब सब सरफेस इरिगेशन होगा तब ग्राउंड वाटर का रन ऑफ, मतलब कि जो नीचे है, ठीक है, उसका रन ऑफ होगा, सब सरफेस का रन ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो उससे ये होने के लिए, उससे बचने के लिए एक तरीका दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उससे बचने के लिए रन ऑफ से एक तरीका दिया गया है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं जिसको। फिर है कि जो वाटर लॉग्ड सॉइल है उसका ड्रेनेज कैसे करें, ठीक है। फिर है कि जो इरिगेशन वाटर है, जो वाटर जो इरिगेशन के लिए दे रहे हैं, फर्टिगेशन के लिए दे रहे हैं, आप बताओ कमेंट में फर्टिगेशन होता क्या है, ओके। तो फर्टिगेशन के लिए दे रहे हैं। एक चीज और, अगर आप अभी तो 1 घंटा होने वाला है, जस्ट 59 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा जस्ट होने वाला है, तो अभी तक जो बना हुआ है ना इस वीडियो में काफी आगे तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक
एस्पायरेंट जो होते हैं, एस्पिरेंट जो होते हैं, एस्पिरेंट जो भी है, ठीक है, बोलते बोलते जो है जुबान थक गया है ना। तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसमें पेशेंस नाम का चीज होना चाहिए, ठीक है, ये भी GS 4 में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है कि आप पेशेंस दिखाओ, एक एक चीज को समझो, ओके। तो अब आगे देखते हैं सिलेबस में, बहुत ज्ञान हो गया। सिलेबस में देखते हैं कि इरिगेशन वाटर, हाँ, तो मैं बता रहा था जो फर्टिगेशन होता है, आप कमेंट में बताओ फर्टिगेशन क्या होता है। जो फर्टिगेटेड वाटर होता है, जो फर्टिगेशन होता है, या फिर जो इरिगेशन में वाटर यूज करते हैं, सॉल्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट होगा, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट है वो तो एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अल्कलाइन हो जाएगा मेरा सॉइल, एसिडिक हो जाएगा, सॉल्टी नेचर का हो जाएगा, फिर न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होगा, ओके। तो फिर क्या करें, तो सबसे पहले तो टेस्टिंग होगा किसका, सॉइल का, जिसको हमने ऊपर देखा। अब क्या होगा, जो इरिगेशन वाटर है, जहां जिस सोर्स से हम इरिगेट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी तो देखी जानी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग में सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहां से फीड हो रहा है वाटर, वो सोर्स का भी तो देखा जाना चाहिए ना, ठीक है। तो वही इरिगेशन वाटर का क्वालिटी। फिर है कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है, किस पे, हमारे सॉइल पे, हमारे वाटर पे। यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उस पर पूछा हुआ है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होते हैं, ये जो कचरा होता है, जैसे कि फैक्ट्री का जो कचरा होता है, जो इफ्लुएंट्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड कचरा जो बोलो, ठीक है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है सॉइल को, वाटर को, और फिर वो रिजल्ट आएगा मेरा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया में क्या है, उसको बताना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ये सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड लास्ट है ना, हाँ, सेकंड लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट में क्या है, FMNRE, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद यानी कि इकोनॉमिक्स है, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बात वही है, ठीक है। इसमें क्या है, फार्म मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमें फार्म मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि क्या फार्म मैनेजमेंट क्या है, फार्म क्या है, फार्म बोलते हैं किसको है, फिर फार्म मैनेज करना है तो वो क्या होता है, ठीक है। फिर फार्म मैनेजमेंट का स्कोप क्या है भाई, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। यानी कि फार्म मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ स्टेप होगा, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी है। फिर फार्म प्लानिंग है, ठीक है, फार्म प्लानिंग भी तो कर रहे हैं ना, तो वो भी बताना है। उसका भी ये लिखा नहीं है कि फार्म प्लानिंग का मुझे क्या बोलते हैं कि इसको बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, रिलेवेंस बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, लेकिन बताना है, लिखना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। ये कैसे पता चला मुझे, PYQ देखो पता चल जाएगा, देखोगे क्या, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर है कि ऑप्टिमम रिसोर्स यूज एंड बजटिंग, सिंपल सस्टेनेबिलिटी का जो है इसमें एस्पेक्ट है ना, कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। क्या है, आपने इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि हमें वही लिमिटेड रिसोर्स को ग्रीड, डिजायर और वांट्स, बेफिजूलियत का जो वांट्स, डिजायर, ग्रीड होता है, उससे बचा के रखना है और उसका ऑप्टिमम यूज करना है। तो वही लिखा हुआ है, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज, ठीक है। और फिर कैसे होगा, बजटिंग से होगा। ऐसे मुंह से बोल देंगे कि भाई 5 kg उग रहा है ना, तो 5 kg मत लो, जैसे 5 kg ऑफ कोल बर्न हो रहा है ना, तो 5 kg मत करो, 3 kg करो। मुंह से बोलने से नहीं होता है, बजटिंग करो उसका, ठीक है, कि पिछले साल जो है इतना यूज हुआ था, इससे इतना निकला था, इससे इतना पॉल्यूशन निकला था, इससे इतना CO2 निकला था, मीथेन निकला था, सल्फर डाइऑक्साइड ये वगैरह निकला था, ठीक है। फिर उसका लास्ट टर्म इम्पैक्ट देखो, ठीक है। फिर बजटिंग करके इस साल का निकालो, फिर कंपेयर करो
कि इस साल मैं इतना किया था, इतना हुआ, इतना ये हुआ। अगले साल का एस्टिमेट करो कि अगले साल इतना करूंगा, यानी धीरे धीरे कम करते जाऊंगा, ठीक है। 0.5% या फिर 5% तक 5% कम करते जाऊंगा, ठीक है। इस बार 50 kg है, 5% कम करूंगा, अगले साल और कम होगा, ठीक है। ऐसे करते करते यानी कि बजटिंग करना है। ऑप्शन में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो फार्मिंग सिस्टम है, हमने एग्रोनॉमी में पढ़ा फार्मिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एग्रोनॉमी वाला फार्मिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, फार्मिंग सिस्टम का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम है उसका इकोनॉमिक्स जानना है, ठीक है। फिर देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर है कि मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है वो पढ़ना है। फिर है कि प्राइस फ्लक्चुएशन और देयर कॉस्ट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब जो है ये तो मैं गलत ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कैसे काम करता है वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे जानेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। फिर है कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। कैसे जानोगे, PYQ से जानोगे, ठीक है। कोऑपरेटिव्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। फिर है टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फार्मिंग सिस्टम को वो और उसके टाइप्स को इफेक्ट करते हैं, ओके। फिर है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, जैसे MSP हो गया, FRP हो गया, ये सब इसी के अंदर आएगा। फिर क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें बहुत सारे स्कीम्स वगैरह होंगे वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा ये सब्जेक्ट भी ब्रेक डाउन हो गया। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वन ऑफ द अंडररेटेड सब्जेक्ट, ओके। देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल्स, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। यहाँ पे 3-4 टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट को जानेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या भैया, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी अलग अलग स्टेक होल्डर के फॉर्म में, ओके। उसके बाद क्या है कि जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम या फिर जनरली कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हो रहे हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कि अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, वही कौन कौन सा मेथड है। और फिर जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको भी कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसको भी जानेंगे। फिर क्या है, जो हमारे कंट्री में जो बिग फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जो कि अक्सर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, ओके। तो इनका स्टेटस क्या है हमारे कंट्री में, अब प्लस कुछ डाटा वर्ल्ड लेवल का भी लेंगे ताकि हम कंपेयर करके एक हम कंक्लूजन बना सके और आंसर में लिख सकें, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन मटेरियल भी होगा, यही चीज। उसके बाद जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन वर्कर्स जो होते हैं उसको जब तुम क्या बोलते हैं अपॉइंट करोगे, मान लो कि मुझे किसी ने मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया एज एन एक्सटेंशन वर्कर्स कि मुझे फार्मर्स को या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है, यानी पब्लिक पॉलिसी जो है उसमें मैंने किसी एस्पिरेंट को या फिर किसी को भी एक एजुकेटेड पर्सन को एज एन एक्सटेंशन वर्कर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट उसे थोड़े फील्ड पे भेज दूंगा, उसे मैं पहले प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो वही चीज़ है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो। फिर है कि KVK आता है, ठीक है, NGO आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो ये 3rd और 4th टॉपिक है
इसमें क्या किया है, पीवाईक्यू कैसे पूछा है ये बताता हूँ। दोनों टॉपिक को पहले पढ़ो अच्छे से। रोल ऑफ केवीके कृषि विज्ञान केंद्र इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। क्या बोल रहा है कि केवीके का रोल क्या है भाई, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ रहे हैं मार्केट में उसे फार्मर्स तक पहुंचाने में, ठीक है, केवीके का क्या रोल है इसमें, क्लियर है, इसमें और तो कुछ नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। फोर्थ टॉपिक पढ़ो, एनजीओ और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, इनका क्या अप्रोच होता है वो, यानी कि हमें यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर मिले, कौन कौन से, एक केवीके, दूसरा एनजीओ एंड थर्ड वन इज आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब तीनों स्टेक होल्डर का क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, मतलब कि केवीके का भी रोल पढ़ना है, एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं मार्केट में उसको डिसेमिनेट कैसे किया जाए, एनजीओ का भी रोल पढ़ना है, एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है उसको कैसे पहुंचाना है, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रोल पढ़ना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में, हो गया। अब फिर से देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट में केवीके का रोल भी पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट में एनजीओ का भी रोल पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट में आपको एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रोल पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो काफी इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट, सॉरी काफी इंटरलिंक्ड टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर लिया है, ब्रेकडाउन अच्छे तरीके से कर लिया है। अब आपको होप समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, मजा आया हो, ठीक है। होप ऐसे कभी आप ना पढ़े हो, ऑप्शनल को इस नजरिए से कभी आपने ना देखा हो, ठीक है। अभी और भी आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बोरियत फील नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेपर 1 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, 8 को हमने देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 7.2% जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाना है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन लाना है ऑप्शनल में, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और फिर क्या है कि हमारे सोशल हैंडल्स को फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को मस्ट है आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जो कंटेंट मैं लाऊंगा या फिर जो ला रहा हूँ इतने अच्छे से जो समझा रहा हूँ, इसका पीडीएफ हो गया, वैल्यू एडेड मटेरियल्स का जो प्रिंट आउट हो गया, ठीक है, जो टेक्स्टेबल फॉर्म में जो प्रिंटेबल जो ये होंगे नोट्स होंगे, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, सब टेलीग्राम में ही आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अभी पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।